हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग क्लासेस में। यदि कोई श्रृंखला हमारे पास इस प्रकार है कि 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 और इसी प्रकार गुणनफल होता है 1 माइनस 1/n तक, तो इस गुणनफल का मान कितना होगा? श्रृंखला बड़ी है, घबराने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे सीधे हमारे पास इसे कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए। 1 माइनस 1/2 अगर हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 2/3। इसी प्रकार 1 माइनस 1/4 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3/4। और ये श्रृंखला इसी प्रकार यहाँ n-1/n लेकर आती है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर का 2 अंश के 2 से, हर का 3 अंश के 3 से, इसी प्रकार हर का 4 अंश के 4 से, और n-1 इससे पहले आने वाले पद में n-1 से डिवाइड होता है। तब हम देख पाते हैं कि ये सारे पद कटने के बाद जो गुणनफल का आंसर आता है वो आता है 1/n। ओके, चलते हैं आर्यस अग्रवाल मैथ नंबर सिस्टम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 को हम देखते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी 6 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त करते हैं, वो होती है 102। और 3 अंकों की सबसे बड़ी 6 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त करते हैं, वो होती है 996। अब यहाँ पर 102 से 996 तक हम एक समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें प्रथम पद a बराबर होता है 102, अंतिम पद l बराबर होता है 996, और चूंकि संख्या 6 से विभाजित होने वाली है तो सर्वांतर होगा 6। यहाँ समांतर श्रेणी के n पे पद का सूत्र होता है Tn इक्वल L इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर हम मान रखते हैं तो हमें 102 प्लस n-1 इंटू 6 इक्वल प्राप्त होता है 996, या n-1 इंटू 6 इक्वल प्राप्त होता है 996 माइनस 102 बराबर 894, या हम n-1 प्राप्त करते हैं 894/6 इक्वल 149। इस प्रकार हमें n का पद या n का मान प्राप्त होता है, या पदों की 6 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या प्राप्त होती है 149 प्लस 1 इक्वल 150। अर्थात 150 पद ऐसे हैं 100 से 1000 के मध्य में जो 6 से पूरे विभाजित होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 है, जो 6 से विभाजित होती है 17 बार। 6 अंकों की 3 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है 996, जो विभाजित होती है 166 बार। अब यहां हमें ये प्राप्त हो जाता है n1 और ये प्राप्त हो जाता है n2। तब 6 से विभाजित होने वाले कुल पद n बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 166 माइनस 17 प्लस 1 इक्वल 150, अर्थात 150। ये तरीका शॉर्ट भी है, समय बचाने वाला भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 53 अर्थात 53 में हम देखते हैं 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से, 5 से और 6 से पूर्णतया विभक्त होती हैं। मतलब हमें ऐसी संख्या का पता लगाना है जो 4 से भी विभाजित होती हो, 5 से भी और 6 से भी, संख्या एक ही हो। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि 4, 5 व 6 का एलसीएम कितना बनता है। 4, 5, 6 का जो एलसीएम है वो बनता है 60। अब हम कह सकते हैं कि 200 से बड़ी वो संख्या और 600 से छोटी वो संख्या जो 60 से पूरी विभाजित होती हो, वो 4, 5 और 6 से उभयनिष्ठ रूप में विभाजित होंगी। तो इस हिसाब से हम 60 से 200 को विभाजित करते हैं तो हमें पहली संख्या प्राप्त होती है 240, फिर हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है 300, तीसरी संख्या प्राप्त होती है 360, चौथी संख्या प्राप्त होती है 420, पांचवी संख्या प्राप्त होती है 480 और छठी संख्या प्राप्त होती है
540 और इसी प्रकार सातवीं संख्या प्राप्त होती है हमें 600। किंतु हमसे सवाल में पूछा गया है कि हमें 200 से 600 के बीच वाली संख्या बतानी है, तो इस संख्या को तो हम लेंगे ही नहीं। इस प्रकार हमें आंसर मिलता है कि कुल संख्याएं, कुल जो संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6, अर्थात 200 से 600 के बीच में 4 5 और 6 से उभयनिष्ठ रूप में विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो कुल 6 हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को लेकर। अब क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या होती है। अब यहां पर बात कर रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। 2 से पहले एक आता है प्राकृत संख्याओं में, एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में आता है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम अभाज्य हैं। अब ये क्वेश्चन भी यहीं से हमें देखने को मिलता है कि अभाज्य संख्याएं तो हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, लेकिन ऐसी अभाज्य संख्या जो सम अभाज्य है, तो एकमात्र संख्या ऐसी है सम अभाज्य जिसका आंसर हम 54 क्वेश्चन में पहले ही दे चुके हैं, वो है 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहां 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है। तो यह अभाज्य संख्या, अगर हमें पता है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले 60 से 75 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या को प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले जो अभाज्य संख्या हुई वो होती है 61, 61 के बाद में होता है 67, 67 के बाद में होता है 71 और 71 के बाद में होता है 73। अब हमें ये तीनों अभाज्य, ये चारों अभाज्य संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं का हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हम पाते हैं 7 और 1 8 और 1 9 और 3 12 2 हासिल 1, 7 और 1 8 7 15, 15 6 21, 21 और 6 27, 272। ये हमारा आंसर बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को लेकर। यहां क्वेश्चन नंबर 57 में हम देखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं वो होती है 100। अब यहां पर बात करी गई है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो 100 के नजदीक अभाज्य संख्या कौन कौन है, पहले तो उन्हीं को प्राप्त कर लो। तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाता है 101। ये हमारा आंसर होता है 101। अब इस 101 में हमें डाउट है 101 है या नहीं, तो इस बात को पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि इस 101 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या आती कौन है। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है 11 का वर्ग यानी कि 121। अब इस 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं से हम इस 101 को डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ये अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, और अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये अभाज्य माना जाएगा। तो हम देख पाते हैं 11 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन है। जैसे हमारे पास है 7, फिर है 5, 3, 2, 7 से काट के देखते हैं, 7 कम 7 बचता है 3, 31 हो जाता है, 7 चौक 28, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। 5 से काटते हैं 20 पंजे 100, 1 फिर भी बचता है। 3 से काटते हैं 3 3 9 बचते हैं 11, 3 3 9 फिर बचता है शेष 2, 3 से भी डिवाइड नहीं होता। 2 से विभाजित करते हैं तो 2 से 50 बार करता है, 1 शेष रहता है। अर्थात हमारा डाउट क्लियर होता है। इसका 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में आंसर होता है 101। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में हम देखते हैं निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ अभाज्य संख्याओं के लिए अगर हमें अभाज्य संख्या का पता लगाना है तो फिर हम पहले वाले जो 57 में हमने रूल को फॉलो किया था कि अभाज्य संख्याओं में नजदीकी किसी संख्या के नजदीकी पूर्णक संख्या का वर्गमूल लेते हैं और उस वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं से विभाजित करके देखते हैं। अगर विभाजित हो जाता है तो अभाज्य नहीं है, अगर विभाजित नहीं होता है तो अभाज्य है। यहाँ पर हम देखते हैं पहला विकल्प हमारा 161 है। 161 के नजदीक जो पूर्वक संख्या है वो 169 है जो कि 13 का वर्ग है। अब इस 13 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब इन 2, 3, 5, 7 और 11 से हम इसे 161 को डिवाइड करके देखते हैं। 2 का 12 पढ़ेंगे, 2 से यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, 2 से विभाजित होना नहीं। अब 3 से विभाजित करते हैं तो 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 से विभाजित होता नहीं है तो ये 3 से भी नहीं कटता। 5 से देखते हैं तो इकाई का अंक ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से भी विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं 7 से काट के 7 दूनी 14 बचता है 2, 7 3 21, यानी कि ये संख्या 7 से पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम देखते हैं 221 को बी वाले विकल्प में।
बी वाले विकल्प में यहाँ पर है 225। 225 पूर्ण वर्ग संख्या होती है और ये पूर्ण वर्ग है 15 का। तो हम 15 से छोटी अभाज्य संख्या को देखते हैं तो 2 3 5 7 11, 11 के बाद में आता है 13। अब यहां तक की अभाज्य संख्याओं में हम फिर से वही वाली प्रोसेस दोहराते हैं। 2 से विभाजित करते हैं, इकाई का अंक है 1, विषम संख्या 2 से विभाजित होगा नहीं। अब 3 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 3 से विभाजित होता नहीं। अब यहाँ पर 5 से काटते हैं तो इकाई का अंक है 1, 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से काटते हैं, 7 3 21, बचता है 1, 7 कम 7, 7 से भी विभाजित नहीं होता है। अब 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 1 में बाहर जाएगा नहीं। 13 से काटते हैं, 13 से विभाजित करने पर हम पाते हैं 13 ही कम 13 और 13 7 91, 13 से 17 बार करता है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। अब देखते हैं हम 373 को विकल्प सी में, तो विकल्प सी में 373 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या है 400, तो 400 होता है 20 का वर्ग। अब यहाँ 20 के वर्ग से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद में होता है 17, 17 के बाद में होता है 19। अब यहाँ हम फिर से काटते हैं तो 2 से इकाई का अंक 3 है, 2 से विभाजित नहीं होना। फिर यहाँ 3 7 10 3 13 है, अंकों का योग 13 है, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होना। अब देखते हैं इकाई का अंक 3 है तो ये 5 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना जरूरी है। 5 के बाद में देखते हैं 7 से, 7 में 35 बचता है 2, 23 होता है, 7 21, ये 7 से भी विभाजित नहीं है। अब देखते हैं 11 से, तो यहाँ 11 33, 11 44, 11 से विभाजित नहीं है। अब देखते हैं 13 से, 13 दूनी 26, 26 के बाद में बचता है 11, ये जो है 13 से भी विभाजित नहीं है। 17 से काटते हैं, 17 दूनी 34, बचता है 3, 17 दूनी 34, 17 से विभाजित नहीं है। अब 19 से काटते हैं, 19 कम 19 बचता है 183। 19 के पहाड़े में 183 नहीं आता नहीं, अर्थात 2 से लेकर 19 तक की संख्याओं में 373 किसी से विभाजित नहीं हुआ, अर्थात 373 एक अभाज्य संख्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 437 तक जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर डाउट क्लियर करना है तो वैसे ही हम यहाँ 19 तक की अभाज्य संख्याओं से 437 को काटकर देख सकते हैं, विभाजित करके देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। n का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे 2n+1 एक अभाज्य संख्या ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो हम यहां पर देखते हैं n का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे 2n+1 एक अभाज्य संख्या न हो। तो यहां हम n के विभिन्न मान 2n+1 में रखते हैं। तो यहां हम देखते हैं n बराबर 1, तब 2n+1 का जो मान होगा वो होगा 3। जब n बराबर 2 होगा तब 2 गुना 2 + 1 बराबर 5 होगा। अब यहां हम 3 को देखते हैं तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 को देखते हैं 5 भी अभाज्य संख्या है। अब यहां n बराबर 3 लेते हैं तब प्राप्त होता है 7, ये 7 भी अभाज्य संख्या है। n बराबर 4 लेते हैं तब 9 प्राप्त होता है, ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि n का वह छोटे से छोटा मान जिससे 2n+1 एक अभाज्य संख्या ना रहे वो होगा n बराबर 4। ये हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 60 में हम देखते हैं कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो पहली संख्या क्या है। अब यहां पर हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या है हमारे पास x और दूसरी संख्या पहली संख्या से 36 अधिक है, तो दूसरी संख्या होगी x + 36। अब यहां हमारे पास तीसरी कोई संख्या है, जैसे तीसरी संख्या को हमने मान लिया p, और ये तीनों संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास 100 है। यहां जानने वाली बात यह है भाई कि अगर 3 संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योग सम संख्या तभी आ सकता है जबकि या तो वे तीनों ही संख्याएं सम हो। अब ये हम जानते हैं कि 3 सम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, क्योंकि अभाज्य सम संख्या तो केवल और केवल 2 है। अब यहां पर अगर दोबारा से हमारा जो 3 संख्याओं का योग सम तभी हो सकता है जबकि हमारे पास 2 संख्याएं विषम है और तीसरी संख्या सम है, क्योंकि 2 संख्याएं अगर विषम है और तीसरी संख्या सम है तो भी हमारा जो 3 संख्याओं का योग आएगा वो सम संख्या ही आएगा। इस सिचुएशन में या तो ये संख्या सम है या ये संख्या सम है, या फिर इसमें से जो हमारी तीसरी संख्या है वो सम है। तो यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन में हम पाते हैं 2x + p = 100 - 36 इक्वल हमें प्राप्त होता है 64। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि ये जो x वाली संख्या है कि इसमें हमारा 2 से गुणा हो चुका है, तो 2 से गुणा हो चुका है तो जाहिर सी बात है ये तीसरी संख्या यानी कि p और 2x का जो योग आया है वो 64 आया है। तो यहां पर ये संख्या अगर विषम है अर्थात x का मान विषम है
तभी 2 से गुणा करके ये सम बनेगा और सम को सम में जोड़ा जाएगा, तब जाकर 64 अर्थात सम संख्या प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो p है अर्थात तीसरी संख्या है, ये सम अभाज्य संख्या है। और इस बात को हम बहुत अच्छे जानते हैं कि सम अभाज्य संख्या केवल और केवल एक ही है और उसकी वैल्यू, उसका मान होता है 2। अब यहाँ हमें 2x + 2 बराबर प्राप्त हो जाता है 64। यहाँ अगर हम 2x को बचाते हैं तो प्राप्त हो जाता है 62, x बराबर आता है यहाँ पर 31। ये हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे बोला गया है 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में दी गई हैं। इनमें से प्रथम 3 का जो गुणनफल है वो 385 है और अंतिम 3 का जो गुणनफल है वो 1001 है। तब चौथी संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख पाते हैं कि प्रथम 3 संख्या का गुणनफल 385 है, लेकिन तीनों ही संख्याएं अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्या की स्थिति में हम 385 के अभाज्य गुणनखंड ही पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो 385 को हम अगर देखते हैं तो 385 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पर काटते हैं 5 से, 5 7 35 बचता है 3, 5 7 35 और यहाँ पर 7 से काटते हैं तो ये कटता है 11 बार। यहाँ पर हम देख पाए कि हमारे पास जो 385 है, ये 385 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 में डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ हमें जो सवाल बोला गया था, सवाल की कंडीशन ये थी कि जो अंतिम 3 संख्याएं हैं, अंतिम 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1001 है। अब संख्या तो हमारे पास 4 ही थी। अगर 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का गुणनफल 5 गुणा 7 गुणा 11 आ चुका है, तो जो अंतिम 3 संख्याएं होंगी अर्थात इसमें ये जो तीसरी अंतिम संख्या होगी वो 7 गुणा 11 के साथ आती है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे सीधे कि 1001 जो है ये 7 गुणा 11 गुणा x का गुणनफल है। यहां से अगर हम x को प्राप्त करना चाहते हैं तो 1001 को हमें डिवाइड करना होगा 7 गुणा 11 से। यहाँ 7 कम प्राप्त होता है हमें, एक बार डिवाइड होता है, यहाँ से बचते हैं 3, 7 चौक 28, फिर 7 21, 143 को हम 11 से काटते हैं, 11 कम 11, 11 33। अर्थात जो हमारे पास चौथी संख्या है वो हमें प्राप्त होती है 13। ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 62 में हम देखते हैं किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 बचता है, तब इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब यहां पर हम ध्यान देते हैं उस नियम पर जिसमें मैंने बताया है आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि यदि 2 अभाज्य संख्याएं हैं और वे दोनों अभाज्य संख्याएं किसी बड़ी संख्या को अलग अलग विभाजित कर रही हैं, तो उन दोनों संख्याओं का, दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी उस बड़ी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा। वो नियम यहां पर काम करता है। किसी संख्या को 357 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल बचता है 39। सपोज करो संख्या है x और इसे हम 357 से भाग करते हैं और 357 से भाग करने पर जो शेष है हमारे पास वो होता है 39। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो दूसरी संख्या है अर्थात 17, ये 17 इस पहले वाले भाजक को अर्थात 357 को पूरा पूरा डिवाइड करता है या नहीं करता। तो 17 से हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं 357 को। तो 357 को 17 से डिवाइड करने पर हमें 17 दूनी 34, 17 17 जो 357 को 21 बार डिवाइड करता है, अर्थात 17 पहले वाले भाजक को ही पूरा पूरा विभाजित करता है। तो जाहिर सी बात है अगर 17 357 को काटता है तो वो संख्या जो 357 से विभाजित है वो 17 से भी विभाजित होगी। इस सिचुएशन में अगर 357 से विभाजित करने पर शेषफल बचा हुआ है 39, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 17 से 357 पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो 357 का जो भागफल आया होगा वो भागफल इसके 357 को गुणा करके 17 से भी विभाजित हो जाएगा। इस स्थिति में हम 17 से सीधे सीधे 39 को विभाजित करके देखते हैं। अब जब हम इस 39 को 17 से विभाजित करते हैं तो 17 का बार जाता है 2 बार और यहाँ शेष बचता है 5। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर 63 पर ध्यान देते हैं। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है, तब इस संख्या को 47 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 893 से कोई संख्या कटती है और वो 193 शेषफल देती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो संख्या 893 से विभाजित हुई है वो 47 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसी बात का पता लगाएंगे ना कि 893 47 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम 47 से 893 को डिवाइड करके देखते हैं। 893 बाई 47, तो यहां हम पाते हैं 47 ही कम 47 और यहां से बचेगा हमारे पास 42। तो ये हो जाता है 423 और 423 47 से कटता है 47 से 423 कटेगा 9 बार।
तो इस स्थिति में हम देख पाते हैं कि 47 से 893 पूरा पूरा 19 बार डिवाइड हुआ है। तो यहाँ जब 19 बार डिवाइड हो चुका है तो अब जो संख्या 893 से डिवाइड हुई थी वो संख्या 47 से 19 बार ज्यादा डिवाइड होगी, अर्थात 19 गुना x लेकर आएगी। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो शेषफल 893 से बचा हुआ था वो शेषफल था हमारे पास 193। इस 193 को हम सीधे सीधे 47 से काटते हैं तो 47 से काटने पर 47 गुनी होते हैं 94, 94 गुनी होते हैं 188, 188 के बाद में यहां से बचता 2 और 3 5। किसी संख्या को, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 में हम देख पाते हैं किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है। तो इसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? सवाल 62, 63, 64 तीनों एक ही कैटेगरी के हैं और एक ही जैसे सवाल है, इनमें कुछ भी परिवर्तन तीनों सवालों में नहीं है, केवल संख्याओं के अलावा। यहाँ पर हम सबसे पहले देख पाते हैं कि हमारा पहला जो भाजक है वो 114 है और दूसरा भाजक हमारे पास 19 है। अगर पहले भाजक ने किसी संख्या को डिवाइड किया तो उसका शेषफल 21 आता है। हम देखते हैं कि दूसरा भाजक इस पहले वाले भाजक को डिवाइड कर पाता है या नहीं। तो हम 114 को 19 से डिवाइड करते हैं, 19 छक्का 114, अर्थात ये 6 बार डिवाइड हुआ। तो जो संख्या 114 से डिवाइड हुई है और डिवाइड होने के बाद में 21 शेषफल दिया है, वो संख्या 19 से 6 गुना ज्यादा बार डिवाइड होगी। जब 6 गुना ज्यादा बार डिवाइड होगी तो यहाँ पर 114 से जितनी बार गया है वो तो गया, लेकिन जो शेषफल 19 है ये शेषफल हमारा, हम देखते हैं कि ये जो 21 है, 21 ग्रेटर देन 90। अभी कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 65 में हम देख पाते हैं किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 है। तब इसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इससे पहले भी 3 सवाल हमने किए हैं, अब इस सवाल में भी देखते हैं कि पहले वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले वाला भाजक जो हमारे पास है वो है 296। 296 से किसी संख्या को, किसी अज्ञात संख्या को भाग दिया गया, भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो 75 बचता है। अब यहाँ जो संख्या है उसी संख्या को हम 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो संख्या शेषफल कितना देगी? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पहले वाला भाजक दूसरे भाजक अर्थात 37 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम देख पाते हैं 296 37 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 37 से 296 डिवाइड होगा, पूरे पूरे 8 बार डिवाइड होगा। इस स्थिति में जो भागफल 296 से संख्या में को भाग करने पर आया होगा, अगर 37 से उस संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो वही भागफल 8 गुना ज्यादा आएगा, अर्थात 37 से हम सीधे सीधे इस 75 वाले शेषफल को काट के देखते हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि हमारे पास जो शेषफल है वो शेषफल 37 से कितना ज्यादा है। तो यहां हम 37 से देख पा रहे हैं 75 ज्यादा है, तो इस स्थिति में हम 75 से भाग करेंगे 37 को, 37 दूनी 74, यानी कि 2 बार पूरा पूरा भाग जाता है। 2 बार भाग जाने के बाद में जो शेष बचेगा वो शेष है हमारे पास 1। ये हमारा आंसर बनता है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 66 में मतलब 66 में हमसे कहा गया है कि यह संख्या 13,294 में से कम कितना घटाया कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो यहां पर तो सीधा सिंपल सा रूल है, 97 को भाजक बनाओ, 13,294 को भाज्य बनाओ और 97 को से जो है भाग देना शुरू करेंगे। 97 एकम 97, यहाँ पर 3 अंकों में भाग करते हैं सबसे पहले। तो 12 में 7 जाता है, बचता है 5। यहाँ 12 में से 9 जाता है, बचता है 3। 9 उतारते हैं तो 9 का भाग 3 बार जाएगा, 291 बार। 291 आता है 3 बार भाग गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम फिर शेष बचाते हैं, शेष बचाने पर आता है 68। हम अंतिम अंक को उतारते हैं, संख्या बन जाती है 684। 684 में हम भाग करते हैं 97 से, तो 7 बार जाता है। छह सौ 7 बार 97 गुणा करके आता है हमारे पास। अब यहां पर हमसे सवाल में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि कितना घटाया जाए, अर्थात ये जो 13,294 वाली संख्या है ये ज्यादा है। 97 से विभाजित होने वाली संख्या से ये संख्या ज्यादा है, तभी तो घटाने वाली बात करी गई है। अर्थात जो ज्यादा है वो शेषफल है, जो ज्यादा है वो शेषफल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 14 में से 9 जाता है 5 और बाकी ये 5 जो है हमारे पास आता है शेष। अब ये शेषफल अगर नहीं होता तो संख्या हमारी 97 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। यहाँ पर घटाने वाली बात करी गई है, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, इस 13,294 में से 5 को कम कर देते हैं। 5 को कम करने पर हमारे पास बचता है ये 13,289। अर्थात वो जो संख्या है जो इस 97 से पूरी पूरी विभाजित होगी वो 13,289 होगी। और घटाया क्या जाए,
घटाया क्या जाए, वो हमारे पास 5 है, अर्थात ये जो 5 है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और 5 घटाने के बाद में जो संख्या होगी, जो 97 पूरी पूरी डिवाइड होगी, वो होगी 13,289। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे बोला गया है कि 4,27,398 इस संख्या में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 15 से विभक्त हो। तो हम इस संख्या को 15 से डिवाइड करते हैं और 15 से डिवाइड करने पर हमें पता चलता है कि ये 28,493 बार डिवाइड होता है और शेष बचता है 3। अर्थात हमें जो संख्या घटानी है 4,27,398 में से वो 3 है। 3 को घटाने के बाद में जो नई संख्या प्राप्त होगी 4,27,395, ये संख्या 15 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को लेकर। यहां हमसे कहा गया है 11,158 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो। यह सवाल 67वें सवाल का जस्ट विलोम है, मतलब यहां पर कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अर्थात ये जो संख्या हमें दी गई है ये संख्या कम है, तभी तो जोड़ने वाली बात कही गई है। मतलब जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, हम यहां पर 77 से भाग कर रहे हैं 11,158 में, तो ये 77 से पहले बार डिवाइड होता है एक बार, शेष बचा 34 में हमने नई संख्या 5 उतारी, फिर डिवाइड होता है 4 बार, तो 4 बार डिवाइड करने पर 308 आता है। अब शेष बचा 37, इस 37 में हम अंतिम अंक 8 उतारते हैं और इसे 77 से डिवाइड करते हैं। 77 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 378 से कम आएगा, लेकिन हम क्योंकि हमसे पहले ही कह दिया गया है कि जोड़ी जाए, मतलब संख्या को हमें जोड़ना है, अर्थात जो 77 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 378 में वो 378 से ज्यादा हो, तो 378 से ज्यादा करने के लिए हमने 5 बार जो है 77 का पहाड़ा पढ़ा, तो 385 जो है हमारा आता है। अब हमें अगर घटाना होता तो हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे घटाते हैं, लेकिन हमने पढ़ा एक बार ज्यादा पढ़ा है, तो इसमें 77 से विभाजित होने वाली संख्या का मान ऐड हो चुका है। अब जो ऐड हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाते हैं, तो हमें पता चलता है कि 7 की इस संख्या में अभी तक कमी है। 77 से विभाजित करने के लिए अगर इस 7 को संख्या में जोड़ दिया जाए तो हमारा 77 जो मान आएगा संख्या का वो 77 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 7 जोड़ने पर यह हमारे सवाल का आंसर बनता है और जो नई संख्या होगी 7 जोड़ने के बाद वो होगी 11,165। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 69 में हम देखते हैं 8,03,642 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 का गुणज हो। मतलब हम फिर इस सवाल को 68 वाले सवाल की तरह कर रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो 80, 36, 42 है। हम इसे 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो 11 7 77, यहां से हमें बचता है 3, 33 होता है, 11 3 33, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, फिर 6 उतारते हैं, बाहर जाता नहीं, 64 पूरा करते हैं 0 लगाकर, तो 11 पंजे 55, यहां पर हमारे बचते हैं 9, 2 उतारते हैं, 11 8 88। अब यहां पर हमसे जोड़ने के लिए कहा गया है, मतलब ये संख्या कम है, तो हम पहाड़ा 8 बार ना पढ़ के सीधे सीधे 9 बार पढ़ते हैं और ये होता है 11,99। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अंतिम अंक को उतारकर 92 आया था, ये 92 इस एक बार अधिक पहाड़ा पढ़ने से आए हुए 99 से कितना कम है। तो कम के लिए हम यहां पर घटाते हैं, तो घटाने पर हमें पता चलता है कि 7 हमें और जोड़ना होगा। अगर 7 और जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी या फिर 11 की पूर्ण गुणज होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 70 अर्थात 70 में 1000 में कम से कम कितना जोड़ें कि योगफल 45 से विभक्त हो। यह सवाल भी 69 की तरह है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 45 से डिवाइड करते हैं 1000 को, पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में, 45 दूनी 90, यहां पर शेष बचता है 10, अंतिम अंक उतारते हैं तो फिर से सो जाता है 45 दूनी 90, और यहां पर हमारे पास जो शेष बचता है वो बचता है 10। लेकिन हमसे सवाल में कहा गया है कि कितना जोड़े कि योगफल 45 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, मतलब जो संख्या होगी 45 से विभक्त होने वाली वो 1000 से ज्यादा है। जब 1000 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर 45 का पहाड़ा 2 बार ना पढ़ के सीधे सीधे 3 बार पढ़ते हैं, तो 45 क्या होता है 135, और यहाँ पर हमें जो है नीचे की संख्या बड़ी आई है, ऊपर की संख्या जो हमारे पास अंतिम अंक उतार थी वो 100। अब इस 100 में 100 को हम घटाते हैं 135 में से, तो हमें जो है यहाँ पर बचता है 35, अर्थात इस 1000 में 35 और जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या हमें प्राप्त होगी 1035, वो संख्या 45 से पूरी पूरी 23 बार विभाजित होगी, अर्थात 35 जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।